मैथ्स के सैनी MAC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और 12 इकोनॉमिक्स क्लास के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि मुद्रा के कार्य, प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। तो प्राथमिक कार्य के अंतर्गत देखते हैं विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। आज देखते हैं विनिमय का माध्यम क्या। यह मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है, विनिमय का माध्यम। क्योंकि विनिमय के माध्यम से तात्पर्य है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय हम मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि समाज में जितनी भी वस्तु और सेवा है उसका हम क्रय और विक्रय मुद्रा के माध्यम से करते हैं। लेकिन किसका? हम कह सकते हैं वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा का क्रय विक्रय किसके माध्यम से करते हैं? हम मुद्रा के माध्यम से करते थे। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के न हो पाने के वजह से वस्तु हो या सेवा हो, उसका क्रय विक्रय हम वस्तु एवं सेवा के ही माध्यम से कर पाते थे, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमें ऐसे व्यक्तियों की तलाश करनी पड़ती थी जिसको मेरी अतिरिक्त वस्तु की जरूरत हो, और उसे ऐसे व्यक्तियों को तलाश करनी पड़ती थी जिसे उसकी अतिरिक्त वस्तु की जरूरत हो। ऐसे में दोहरे संयोग का होना बड़ी आवश्यक होता था। लेकिन मुद्रा के जन्म हो जाने के वजह से वस्तु एवं सेवा का क्रय विक्रय हम मुद्रा के माध्यम से कर लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मुद्रा है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत हम विनिमय के माध्यम करते हैं, विनिमय के माध्यम के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। कह सकते हैं समाज में जितने भी वर्ग हैं, जैसे क्रेता हो, विक्रेता हो, उपभोक्ता हो या व्यवसायी हो, मालिक हो या समाज हो, इनके बीच की कड़ी का प्रतिफल दिलाने में सहायक मुद्रा होता है। यानी अगर इनके बीच में कोई प्रतिफल प्राप्त होना है तो इनकी सहायक कड़ी के रूप में मुद्रा काम आता है। तो इस तरह से हम कहें कि विनिमय का माध्यम का कार्य करता है कौन? मुद्रा। क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के रूप में हम हाड़, मांस, सींग, दांत, चमड़ा या कच्चे वस्तु का प्रयोग करते थे जो नश्वर होता था। हमें ऐसे व्यक्तियों की तलाश करनी होती है कि जिनको यह वस्तु जरूरत हो और मेरी जरूरत की वस्तु इनके पास हो। ऐसे में बड़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन मुद्रा के जन्म हो जाने के कारण विनिमय का माध्यम, जो हम वस्तुओं के बदले वस्तु को प्राप्त करते थे, सेवाओं के बदले सेवा प्राप्त करते थे, अब हम मुद्रा के बदले सेवा भी प्राप्त करते हैं और हम वस्तु भी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए प्राथमिक कार्य के अंतर्गत विनिमय का माध्यम मुद्रा के रूप में हम स्वीकार करते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा। कम समय में हम भी समझाना चाहते हैं, लेकिन टॉपिक बहुत लंबा है, समय लग सकता है, ध्यान रखें। मूल्य का मापक। मूल्य के मापक से तात्पर्य है वस्तु विनिमय प्रणाली में सर्वमान्य मापक का अभाव था, जिससे हम वस्तुओं के अनुपात को तय नहीं कर पाते थे। यानी विनिमय के माध्यम से जिन वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते थे तय नहीं करना चाहते। जैसे मान लीजिए आपके पास एक भैंस है वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत, और यह एक दुकानदार है और यह एक व्यक्ति है जिसकी यह भैंस है, यह एक व्यक्ति है। इनको किन किन का, मान लीजिए कपड़े की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है, जूता की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, मान लीजिए इनके पास सुई की ज़रूरत है। तो इस किराने की दुकान में ये सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं है। इसमें से मान लीजिए कपड़ा है, राशन है, ये अगर दो चीज़ें हैं, इनके पास भैंस है, अगर ये कहते हैं
कि भैया ये पोंछ काट करके ले लो। किसी के दुकान पे जूता मिल जाए, इनसे कहते कि आप पैर काट लो। किसी के दुकान पे दवा मिल जाए, वो कहता भैया आप सींग रख लो। किसी के दुकान पे सुई मिलता है तो कहे भैया तुम पेट रख लो। ये मूल्य मापक की बहुत बड़ी दिक्कतें थी। तो क्या था, बड़ी समस्या थी। अगर ऐसा होता तो भैंस की उपयोगिता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसे में मुद्रा का जन्म हुआ और उस समय हमें ये भी नहीं पता चल पाता था कि हमारे भैंस के बराबर कितनी वस्तुएं मिलेगी, क्योंकि मूल्य का मापक नहीं था। वस्तु की वैल्यू लगाने के लिए कोई हमारे पास यंत्र नहीं था। तो इस तरह से क्या हुआ कि अनुपात को हम तय नहीं कर पाते थे कि मेरे भैंस के अनुपात में क्या मिलेगा, या 1 केजी चावल के अनुपात में क्या 1 केजी गेहूं मिलेगा। आप देखे होंगे कि चावल की जो प्राइस है अधिक है गेहूं की अपेक्षा। तो आज हम कहते हैं 1 केजी सांभा चावल ले लीजिए और हम 1 किलो गेहूं दे दीजिए, तो कोई भी व्यक्ति लेने के लिए तैयार नहीं होगा, कहेगा ऐसा कुछ नहीं। 1 केजी चावल का कीमत 40 है और 1 केजी गेहूं का मूल्य 18 रुपया है। इसलिए तुम अगर हमें 2 केजी गेहूं देते हो तो चलो हम 1 केजी आपको चावल दे देंगे, तो बराबर हो गया। तो क्योंकि उस समय अनुपात नहीं था, चलो तुम, अब उस समय क्या था, 1 किलो चावल ले लो 1 किलो गेहूं ले लो, क्योंकि अनुपात ही नहीं था, पता ही नहीं था। लेकिन आज मुद्रा के जन्म हो जाने के वजह से हम जिन वस्तुओं का निर्माण करते हैं उसका हमें फैक्टर कास्ट पता चल जाता है कि इस मार्कर को बनाने में 10 रुपया लागत आई है, तो इसे हम 12 रुपया, अगर 2 रुपये प्रॉफिट लेकर के 12 रुपया में बेच सकते हैं। हमें मुद्रा के माध्यम से जब हमें पैमाने का ज्ञात हुआ, पैमाना ज्ञात हुआ, जैसे मीटर का जानकारी हुआ, किलोग्राम की जानकारी हो गया, हमें लीटर की जानकारी हो गया, जिनके वजह से अब मूल्य का मापक, यानी किसी वस्तु को बनाने में अगर 100 रुपया लगता है तो 1 मीटर का उसका मूल्य क्या हुआ। अगर 100 मीटर कपड़ा बनाने में 100 रुपया लगता है तो स्वाभाविक है 1 मीटर का दाम क्या हुआ, 1 रुपया हुआ। तो अगर आपको 100 रुपया लेना, 100 मीटर लेना है तो 100 रुपया दे दीजिए भैया। 1 मीटर लेना है तो 1 रुपया दे दीजिए। चीनी आपको 10 केजी चाहिए तो 400 रुपया लगेगा। अगर 1 केजी चाहिए तो आपको 40 रुपया लगेगा। अगर मान लीजिए तेल आप खरीदते हैं, 1 लीटर पेट्रोल चाहिए तो 100 रुपया दे दीजिए। अगर आपको 10 लीटर चाहिए तो 1000 रुपया दे दीजिए। यह मूल्य का मापक, यानी हम कह सकते हैं कि आजकल जिस प्रकार हम कह सकते हैं कपड़े की लंबाई मीटर लीटर आदि हम पता कर लिए, उसी प्रकार हम वस्तु के साथ साथ सेवाओं को भी हम मुद्रा में अब मापते हैं। जैसे शिक्षक जो सेवा प्रदान कर रहा है उसकी क्या वेतन होनी चाहिए, वकील जो हमारे लिए केस लड़ रहा है उसकी क्या फीस होनी चाहिए, डॉक्टर जो है हमें इलाज कर रहा हमारा तो उसकी क्या फीस होना चाहिए। ये सब मुद्रा के जन्म होने के वजह से मूल्य का मापक हमने जान लिया, और मुद्रा के माध्यम से जिन वस्तुओं का हम भुगतान करते हैं उसी को हम कीमत कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा मूल्य का मापक समझ में आ गया होगा। आज देखेंगे कि विश्व में सभी देश के एक कोई न कोई मुद्रा है। जैसे भारत की बात करें तो रुपया चलता है, अगर अमेरिका की बात करें तो डॉलर चलता है, अगर ब्रिटेन की बात करें तो पाउंड चलता है, अगर रूस की बात करें तो वहाँ पे रूबल चलता है, सऊदी की बात करें तो वहाँ पे रियाल चलता है, नेपाल की बात करें तो वहाँ रुपया चलता है, श्रीलंका की बात करें तो वहाँ भी रुपया चलता है।
इस तरह से हम देखें कि सभी देशों में मूल्य का मापक के रूप में वहाँ के एक मुद्रा का जन्म हुआ है, जो मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं के मूल्य को मापने का प्रयास करते हैं। यानी हम कह सकते हैं मुद्रा द्वारा विभिन्न वस्तुओं के मापे गए मूल्य को कीमत कहते हैं। इसीलिए हमने देखा ये भी समाप्त हुआ कि मूल्य का मापक क्या है। नेक्स्ट देखते हैं क्रय शक्ति का संचय करना। मैं स्पष्ट बहुत कम समय में समझाना चाहता हूँ। क्रय शक्ति का संचय करने से तात्पर्य है वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जिनको हम मुद्रा के रूप में स्वीकार करते थे उसका संचय करना बहुत कठिन था। जैसे हमने बताया था कि मांस भी मुद्रा का काम करता था, सिंह भी मुद्रा का काम करता था, उसकी जो हड्डी थी वो भी मुद्रा का काम करता था, उसका जो खाल था वो भी मुद्रा का काम करता था, जो दांत था वो भी मुद्रा का काम करता था, कुछ ऐसे अनाज थे वो भी मुद्रा के काम करते थे। तो क्या ऐसे वस्तुओं को हम संचय कर सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए? संभव नहीं है, क्योंकि नश्वर वस्तु हैं, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु हैं। इसीलिए उस समय जो संचय यानी जिसमें किसी वस्तु इनमें वस्तुओं को परचेज करने की क्षमता थी, मुद्रा का कोई मूल्य नहीं होता, उसमें परचेजिंग पावर होती है। जिस दिन परचेजिंग पावर खत्म हो गई, हो शून्य हो गया, 1000 का नोट खत्म, परचेजिंग पावर उसमें खत्म हो गई। 25 पैसे के सिक्के परचेजिंग पावर खत्म हो गई, बाजार से गायब हो गया। तो इनमें परचेजिंग पावर है लेकिन इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुद्रा के जन्म हो जाने के कारण सहायक कार्य के अंतर्गत हम आज जो वर्तमान में कागज के सिक्के चलते हैं, जो वर्तमान में कागज के नोट है, कागज के नोट और हम कह सकते हैं सिक्के, ये सब क्या है? हम इसे संचय के रूप में रख सकते हैं। अब तो और है, ये चलन में हो या न हो, अगर मेरे खाते में अगर 50,000 रुपया है तो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा मुद्रा चलन में आएगा उस 50,000 का हम परचेजिंग कर सकते हैं, ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, किसी को ऋण दे सकते हैं, किसी का सहयोग कर सकते हैं। तो क्रय शक्ति का संचय हम अब आज के जो मुद्रा के जन्म हो जाने की वजह से हम मुद्रा का संचय भी कर सकते हैं, कलेक्शन भी कर सकते हैं, तिजोरी में बंद करके रख सकते हैं, बैंक के लॉकर में बैंक में जमा कर सकते हैं, कहीं हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे संचय के रूप में उसे हम इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रय शक्ति का संचय। नेक्स्ट देखते हैं भावी भुगतान का प्रमाप। भावी भुगतान का प्रमाप, इससे क्या तात्पर्य है? हम देखते हैं कि जैसे हमारे वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बड़ी समस्या थी कि किसी वस्तु को भविष्य में हम क्या भुगतान करेंगे। अब भुगतान करने के लिए हम किन साधनों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मुद्रा तो था नहीं, और जो मुद्रा के रूप में था वो नश्वर था, भविष्य के लिए उसके हम सुरक्षित रखना हमारे लिए मुश्किल था। अगर था भी तो कितना देंगे, ये बड़ी सारी समस्याएं थी। लेकिन आज हमें उसका सब कुछ ज्ञान होने के वजह से भावी भुगतान का प्रमाप, जैसे कोई एक व्यक्ति रमेश जी, ये हैं सुरेश जी, अगर सुरेश जी से 1000 रुपया रमेश जी लेते हैं, कहते हैं कि 2 साल बाद मैं रिटर्न कर दूंगा और इसमें हम 10% ब्याज दे देंगे। तो 2 साल के बाद जब रमेश जी इनका भुगतान करते हैं तो 10% जोड़ करके जो भी बनता हो, अगर 1200 रुपया बनता है तो रमेश जी सुरेश जी को क्या करेंगे, 1200 रुपया दे देंगे। आज बैंक से अगर हम उधार लेते हैं
जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो भविष्य में ये कीमत होगा कि भविष्य में वह व्यक्ति हमें कितना लौटाएगा। भावी भुगतान का प्रमाप आज हम लेंगे और भविष्य में ये आज ही तय कर देंगे कि भविष्य में हम आपको इसका कितना भुगतान करेंगे, जो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये नहीं था। और मुद्रा के सहायक कार्य के अंतर्गत भविष्य का भुगतान हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि भविष्य में हम किन चीज़ों का भुगतान कैसे करना है। तो समझ में आ गया होगा कि भावी भुगतान का प्रमाप। नेक्स्ट है कि मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण से तात्पर्य है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में आपके पास गाय थी, आपके पास भैंस था, आपके पास बैलगाड़ी थी, आपके पास मकान था, आपके पास कुछ ज़मीन था, आपके पास खेत था, आपके पास खलिहान था। ऐसे में अगर आप देवरिया रहते हैं और देवरिया में सारी वस्तुएं आपको उपलब्ध है, मन कर दिया लखनऊ जाने का, मन कर दिया लखनऊ जाने के, चलते हैं राजधानी में, तो उस समय अपने ये जो मूल्य वाली वस्तुएं हैं, मूल्यवान वस्तुएं हैं, इसको एक स्थान से दूसरे जगह पे स्थानांतरित नहीं कर सकते थे। इसको कहीं सर पे लाद के, किसी ट्रेन पे लाद करके हम लखनऊ नहीं ले जा सकते थे, कोई साधन नहीं था। इसलिए या तो इन्हें छोड़ करके लखनऊ चले जाएं, पुनः मेहनत करके इतनी सारी चीज़ें उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, या तो हम यही रहें। लेकिन मुद्रा के जन्म हो जाने के वजह से आज हम इन सब को देवरिया में बेच देंगे और इसकी कीमत 5 लाख रुपया मिल गई, और लखनऊ में जा कर के 5 लाख की जो भी सामग्री आपको उपलब्ध होगा उसको आप खरीद लेंगे। हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण, यानी आपका जो मूल्यवान वस्तु है उसे मूल्य में कन्वर्ट करके, पैसा में कन्वर्ट करके आप बॉम्बे चले जाइए, किसी अन्य जगह चले जाइए और वहाँ पे जाकर इन सब वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं। इसी को कहते हैं मूल्य का हस्तांतरण। कभी कभी ऐसा भी होता है, आज वर्तमान में ट्रांसफ़र, अगर आपके पास बहुमूल्य धातुएं हैं उसे बेच करके पैसे में ट्रांसफ़र करना है विदेश, दुबई, बॉम्बे, देश के अंतर्गत भी, विदेशों के अंतर्गत भी आप बैंकों के माध्यम से अपने पैसे को हस्तांतरण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सहायक कार्य के अंतर्गत इन सब बातों का हमने जिक्र किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट, आकस्मिक कार्य के अंतर्गत हम इसको देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय के वितरण से तात्पर्य है कि जैसे पहले मुद्रा का जन्म न होने के वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली में जिन भी वस्तुओं का हम उत्पादन करते थे उनका जो शेयर होता था उन्हें नहीं मिल पाता था, जिसके वजह से उन संसाधनों का हम प्रयोग नहीं कर पाते थे। जैसे मान लीजिए इसी मार्कर का प्रोडक्शन करना है तो हमें भूमि की ज़रूरत होगी, हमें पूंजी की ज़रूरत होगी, हमें श्रम की ज़रूरत है, भूमि पूंजी श्रम की ज़रूरत होगी, हमें साहस की ज़रूरत होगी और हमें संगठन की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रीय आय का वितरण, यानी इस राष्ट्र के अंतर्गत वस्तुओं का जब उत्पादन किया जाता है और मुद्रा न हो, मुद्रा नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो इनका वितरण हम नहीं कर पाते थे, जिससे बड़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन मुद्रा के जन्म हो जाने के वजह से अगर इस मार्कर को बनाने में भूमि का प्रयोग किया, पूंजी मशीन का प्रयोग किया, श्रमिकों का प्रयोग किया, साहसी और संगठन, तो इसका आज भूमि का हम जो लगान है, लगान
मुद्रा के रूप में देते हैं। किस रूप में देते हैं? मुद्रा के रूप में देते हैं। पूंजी का जो ब्याज है वो हम मुद्रा के रूप में दे देते हैं, और श्रम की जो मजदूरी है वो भी हम मुद्रा के रूप में दे देते हैं। साहसी का जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो मुद्रा के रूप में देते हैं। जो संगठित करके लेकर के संस्था को चला रहा है उसको भी हम मुद्रा के रूप में देते हैं। यानी समाज के विभिन्न हिस्सों का प्रयोग करके जब हम इस मार्कर का प्रोडक्शन करते हैं तो इसका एक मूल्य निर्धारित किया जाता है। जब बाजार में बिकता है और जो पैसे रिटर्न आते हैं तो इन सब को इसका वितरण किया जाएगा, तभी ये सब मार्कर बनाने के काम में सहयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इसी लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय का वितरण। यानी समाज के जितने भी उत्पादक वर्ग हैं, जिनका सहयोग है, उन सभी का जो शेयर है, अंश है, हिस्सा है, उसको मिलना चाहिए। तो मुद्रा के जन्म हो जाने के वजह से ही इन सभी का हिस्सा हम दे पाते हैं, अन्यथा इनके हिस्सा हम नहीं दे पाते थे। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय के वितरण। नेक्स्ट देखते हैं साख का आधार। साख का आधार, पहले मुद्रा का जन्म न हो पाने के वजह से हम साख का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। साख क्या होता पहले ये जानती है। वर्तमान बेस के आधार पे भविष्य में भुगतान के लिए लिया गया ऋण साख होता है। और आज साख का आधार चूंकि मुद्रा के संदर्भ में हमें बताना है, थोड़ा सा हम बता दें। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका साख उसका सैलरी है, और सैलरी के बेस पे अगर 5 लाख रुपया वो लिया है वर्तमान में, वर्तमान बेस के आधार पे, वर्तमान बेस उसका सैलरी है, वर्तमान बेस के आधार पे लिया गया ऋण, ये क्या है? ऋण है, ये बेस है। और भविष्य में भुगतान के लिए, यानी हम भविष्य में भुगतान करेंगे, उसी को हम बोलते हैं साख। उसी को हम बोलते हैं साख। आज क्या है, मुद्रा के हो जाने के वजह से हम साख पत्र जारी करते हैं। साख पत्र जारी करते हैं, जैसे चेक। अच्छा, चेक क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो चेक काम करेगा? नहीं करेगा। तो इस चेक का जो बेस है, आधार है, उसका क्रेडिट क्या है? अकाउंट में पैसा का होना। तो कह सकते हैं मुद्रा के ही आधार पे हम चेक जारी करते हैं, मुद्रा के ही आधार पे हुंडी जारी करते हैं, मुद्रा के ही आधार पे हम ड्राफ्ट जारी करते हैं, मुद्रा के आधार पे ही हम टी बिल जारी करते हैं, मुद्रा के ही आधार पे हम विनिमय विपत्र भी जारी करते हैं। इसी को बोलते हैं साख का आधार। इसी को बोलते हैं साख का आधार। नेक्स्ट देखते हैं कि उपभोक्ताओं का अधिकतम संतुष्टि, यानी मुद्रा के वजह से जो भी उपभोक्ता हैं अपनी जिस भी वस्तु की ज़रूरत होती है उन्हें परचेज करके, उन्हें खरीद करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसीलिए कहेंगे उपभोक्ताओं का अधिकतम संतुष्टि। पहले वस्तु के बदले वस्तु को प्राप्त किया जाता था, जिसमें बड़ी सारी दिक्कतें आती थी। आज ऐसा कुछ नहीं है, पैसा है आपके पास तो संतुष्टि, बहुत ज़्यादा पैसा है, उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास हड्डी है, मांस हो, खाल हो, गेहूं हो, तो क्या अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरा कर सकते थे? नहीं। टीवी देखना है बड़का 52 इंच वाला, पैसा खरीदा गया, अधिकतम संतुष्टि। एसी लगवाना है, पैसा है, एसी लग गया है। 4 व्हीलर खरीदना है, पैसा है, आ गया। 2 व्हीलर खरीदना है, पैसा है, आ गया। उपभोक्ताओं को अधिकतम, अब तो ऐसा भी हो गया है जाना भी नहीं है, आप मोबाइल पे देखिए, बहुत सारे ऐसे बाजार हैं जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं, सारी वस्तुएं ऑनलाइन परचेजिंग। अमेज़न आपने देखा होगा, फ्लिपकार्ट होगा, स्नैपडील, बहुत सारे ऐसे बाजार में ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी ज़रूरतों को, वस्तुओं को खरीदी जाती थी, जिसका मात्र एक रीज़न है मुद्रा का जन्म होना। मुद्रा नहीं होता तो ये सारा कुछ भी आपके पास होने वाला नहीं था, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में ये सब नहीं था।
कम लागत पर अधिक उत्पादन। मुद्रा के वजह से हमें ये जानकारी होता है कि किस वस्तु के उत्पादन करने में कितनी लागतें आएंगी। हम प्रयास करते हैं कि कम लागत पर अधिक उत्पादन करें। अगर पैसा नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता? हम 10 लोगों के पास, मान लीजिए हमें चीनी बनाना हो, रॉ मटेरियल में गन्ने की जरूरत पड़ती है, श्रमिक की जरूरत पड़ती है, साधन की जरूरत पड़ती है, तो हम ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पे सस्ते में गन्ना मिले, सस्ते में श्रमिक मिले, सस्ते में साधन मिले, तो हो सकता है चीनी की लागत हमारी कम आए, कम लागत पे। तो पैसा ही एक ऐसा बेस है जो ये आपको क्लियर करता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में लागत अधिक आई है कि किसी वस्तु के उत्पादन में लागत कम आई है। नेक्स्ट, पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि। पूंजी की गतिशीलता व उत्पादकता में वृद्धि, इससे तात्पर्य है कि हम जब मुद्रा है तो मुद्रा के माध्यम से विभिन्न साख पत्रों का प्रयोग करते हैं जिससे पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होती है। मान लीजिए किसी को 50 लाख रुपया का भुगतान करना हो तो 50 लाख का नोट इतना आप लेके जाएंगे, इतना नोट लेके जाएंगे, कहीं डकुइया मिल गया मार देगा तो क्या करेंगे? जैसे हम साख पत्र का प्रयोग करेंगे, एक चेक काट लेंगे 50 लाख का, ले जाके चेकवा दे देंगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे, तो उसमें गति बढ़ जाती है, उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि समय समय पे हमें अगर भुगतान मिलता रहेगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है शोधन क्षमता। शोधन क्षमता से तात्पर्य है कि मुद्रा के वजह से हम विभिन्न तरह के शोधन करने का काम करते हैं। और नेक्स्ट, निर्णय का वाहक। अगर हमारे पास पैसा है तो हमें निर्णय लेने में बहुत दिक्कतें नहीं होती है। किसी वस्तु को खरीदना है तो हमें निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं, पैसा है लेके खरीद लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि मुद्रा के ये विभिन्न कार्य हम आपको कम शब्दों में बताने का प्रयास किए, लेकिन ज़्यादा हो गया। और मैं चाहूँगा कि आप 12th इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका चार्ट जरूर बनावें और उसके बाद 2-2 ही लाइन लिखें, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।